पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 33 है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में गंगा नदी के बारे में देखा था। आज हम लोग गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। दोस्तों, पहली है रामगंगा। रामगंगा गंगा नदी की प्रथम व महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रामगंगा नदी। देखिए, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए, रामगंगा नदी का उद्गम, सबसे पहले किसी भी नदी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, कहां से उसका उद्गम हुआ है, कहां से वो निकली हुई है। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जिला था उत्तरकाशी, जहां से निकली थी गंगा नदी। देखिए, ये है उत्तरकाशी, ये जिला उत्तरकाशी है, यहां से निकली थी गंगा नदी। और इसी उत्तराखंड में दक्षिण में एक जिला स्थित है, उसको हम कहते हैं पौड़ी गढ़वाल। इससे निकली है रामगंगा। तो रामगंगा गंगा नदी के दक्षिण से ही निकली हुई है। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थान पौड़ी गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड में है, की पहाड़ियों से हुआ है। रामगंगा का उद्गम स्थान कहां से हुआ है? पौड़ी गढ़वाल जिले से, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, रामगंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। जैसा कि गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, उसी तरह रामगंगा भी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से इंटर करती है। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि रामगंगा किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कन्नौज में पिछली क्लासेस में भी हमने बताया था कि कन्नौज नामक स्थान पर, जो कि हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है, कन्नौज नामक स्थान पर रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी बनती है। तो कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है रामगंगा। नेक्स्ट देखते हैं, रामगंगा नदी पहली सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है। क्वेश्चन आ सकता है कि रामगंगा या फिर गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा। नेक्स्ट देखते हैं, रामगंगा गंगा के बाईं ओर से मिलती है। ये क्वेश्चन आते हैं कि बाईं ओर से कौन सी पहली नदी मिलती है, पर दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि रामगंगा किस ओर से मिलती है, बाएं या दाएं? तो बाएं ओर से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, रामगंगा नैनीताल से बहते हुए हैली नेशनल पार्क। देखिए, अभी हम बता रहे हैं ये नेशनल पार्क के बारे में। देखिए, भारत में एक नेशनल पार्क बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बनाया गया था। यह पहला नेशनल पार्क है भारत का, यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। तो आज भी इस नेशनल पार्क को हैली नेशनल पार्क ना बोलकर क्या बोला जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में टाइगर को सुरक्षित किया जाता है, मतलब टाइगर्स को ध्यान में रख करके यह नेशनल पार्क बनाया गया था। चलिए देखिए, ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी, ये है यमुना नदी, जो कि इसके पैरेलल बहती हुई प्रयागराज में मिल जाती है। और ये है रामगंगा। तो देखिए, ये उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड के उत्तर में डिस्ट्रिक्ट था उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी से निकलती गंगा नदी और दक्षिण में आते हैं तो पौड़ी गढ़वाल से निकलती है रामगंगा। और यही रामगंगा, ये है कन्नौज, जहां पर मिल जाती है। ये है कन्नौज, जहां पर रामगंगा गंगा नदी से मिल जाती है। ये है कन्नौज।
चलिए, गंगा नदी की दूसरी और प्रमुख नदी है एक यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ना कि सबसे बड़ी सहायक नदी, लेकिन ये भी उस बड़ी सहायक नदी से भी कम नहीं है, क्योंकि इसकी सहायक नदियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर कहां है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर चोटी, जो कि बंदरपुर चोटी उत्तराखंड में है। तो बंदरपुर चोटी के पश्चिम ओर से, बंदरपुर चोटी के पश्चिमी ढलान पर स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई लगभग 6316 मीटर है। वहीं गंगा नदी की 7000 से भी ऊपर थी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यमुना नदी को कालिंद नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे अभी हम बताएंगे कि यमुना नदी को कालिंद नदी क्यों कहते हैं। देखिए, इसको कालिंद नदी के नाम से भी जानते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी जो है वो दिल्ली के होते हुए आगरा में जाती है और वहां पर आगरा के उत्तरी दिशा से निकल जाती है। देखिए ये है यमुना नदी, ये है यमुनोत्री। देखो ये चली आ रही है नदी और ये यमुना नदी है, ये उसका उद्गम स्थान है। ये यमुना नदी का उद्गम स्थान है। देखिए ये है उत्तर, नॉर्थ, ये है साउथ। ये है ताजमहल, ये उसका गार्डन है। ये है ताजमहल के उत्तर से ये बहती है यमुना नदी। तो हम कह सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ताजमहल के किस दिशा में यमुना नदी बहती है? तो ताजमहल के उत्तर दिशा में यमुना नदी बहती हुई चली जाती है। देखिए यमुना नदी आगरा के बाद, यमुना नदी जैसे ही ताजमहल आगरा से निकलती है और इटावा में पहुंचते ही यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी चंबल नदी आकर उसमें मिल जाती है। चंबल नदी कहां मिलती है? तो इटावा जिले में मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है यमुना नदी, ये है गंगा नदी, ये यहां पर मिल जाती है प्रयागराज में। ये है चंबल नदी, जो कि इंदौर जिले से निकली हुई है, और ये चंबल नदी, ये इटावा है। इटावा में यमुना नदी में चंबल नदी अपना जल गिरा देती है। देखिए अभी आगे देखेंगे हम। हमीरपुर में यमुना नदी बेतवा नदी मिलती है। हमीरपुर में यमुना नदी में बेतवा नदी मिलती है, एक नई नदी मिलती है बेतवा। देखिए ये है बेतवा नदी, ये आती है और ये हमीरपुर है। तो बेतवा नदी यमुना नदी में हमीरपुर जिले में मिलती है। हमीरपुर जिला पूरे बुंदेलखंड एरिया का सबसे बड़ा बालू खनन के लिए प्रसिद्ध है। बालू खनन के लिए प्रसिद्ध है। पूरे बुंदेलखंड में एक प्रसिद्ध जिला है हमीरपुर, जहां पर बालू का खनन बड़ी मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बांदा। हमीरपुर के बाद एक जिला आता है महोबा, इसके बाद आता है बांदा। तो बांदा में भी यमुना नदी से एक नदी और मिलती है, केन नदी। तो केन नदी यमुना में बांदा जिले में मिलती है, केन नदी। नेक्स्ट देखते हैं प्रयागराज में। देखिए जैसे ही ये यमुना नदी आगे जाती है, आगे जाने के बाद चित्रकूट के बाद आगे जाती है और प्रयागराज में अपने जल को गंगा में गिरा देती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी मुख्य रूप से उत्तराखंड से निकल करके हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बॉर्डर बनाती हुई यह
उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर बनाती हुई ये अपने जल को प्रयागराज में गंगा नदी में गिरा देती है। तो इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी। देखिए यमुना नदी को हमने बताया था कि यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। तो कालिंदी नदी यमुना नदी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम कालिंद है। तो यह यमुना नदी उसी कालिंद पर्वत से होती हुई बहती है, इसीलिए इस नदी को कालिंद नदी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी शुरुआत में, जैसे कोई भी नदी हो, अगर उसका उद्गम स्थान हिमालय से है, उसका उद्गम स्थान किसी चोटी से है, तो वो वहां पर बहुत तेज रफ्तार में बहती है। जब तेज रफ्तार में बहती है तो वह अपनी युवा अवस्था में होती है। जैसे कोई बच्चा होता है, वो युवा अवस्था में जो होता है, अगर वो कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ हाथ उसके चलते रहते हैं, किसी ना किसी को मारते हुए चला जाता है। इसी प्रकार नदी की भी उस बच्चे से लिया गया है कि जैसे ही नदी युवा अवस्था में होती है तो जितने भी पर्वत, जितने भी पठार, जितनी भी चोटियां आती हैं वो सभी को तोड़ते हुए निकल जाती है। तो यमुना नदी की भी वही स्थिति है। यमुना नदी का उद्गम स्थान भी 3000 मतलब 6 किलोमीटर से भी ऊपर हुआ है। तो बीच बीच में महत्वपूर्ण चोटियां पड़ी हैं जिनको यमुना नदी ने काटा हुआ है और अब वो अपनी स्थिति में बह रही है। तो यमुना नदी युवावस्था में पर्वतों में काटती हुई बहती निकल जाती है। यमुना नदी की गहराई और तीव्रता बहुत तेज है। आप इसी से समझ लीजिए कि जब भी मई जून का महीना आने शुरू हो जाता है, इसके बाद जैसे ही बारिश शुरू होती है अगस्त में, तो आसपास का जो एरिया है, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बन जाता है। हर साल की यही स्थिति होती है। हर साल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जहां पर यमुना नदी का विस्तार है, वहां पर बड़ी मात्रा में जन और धन की हानि होती है। नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी दून की घाटी को पार करके मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। यमुना नदी जैसे ही दून की घाटी है, जहां पर कई महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, जिसमें देहरादून है, पाटली दून है। इसी प्रकार से कई महत्वपूर्ण शहर हैं जहां पर दून घाटी में बसे हुए हैं। जैसे ही यमुना नदी इन घाटियों से निकलती है तो मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। उसी तरह गंगा नदी जैसे ही हरिद्वार को पार करती है, वैसे ही मैदान में निकल आती है। इसी तरह से यमुना नदी है। देखिए यमुना नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। उसमें से हम अगर देखें तो टोंस, हिडन, शारदा, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, चंबल, केन, बेतवा और भी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियां यमुना की सहायक नदी नहीं है या पर है। अगर ऑप्शन में आपको मान लीजिए दिया है कि शारदा है, बेतवा है, हनुमान गंगा है और दे दी राम गंगा है, तो आपके पास ऑप्शन का आंसर होना चाहिए कि राम गंगा गंगा की सहायक नदी है और हनुमान गंगा, शारदा, बेतवा, कैन, चंबल ये सब यमुना की सहायक नदी हैं, जो कि बाद में गंगा में ही मिल जाती हैं, लेकिन ये सहायक नदियां हैं यमुना की। नेक्स्ट देखते हैं मुगल सल्तनत। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में मुगल सल्तनत जो थी उसके जितने भी महत्वपूर्ण शहर थे, जितनी भी राजधानियां थी, वो सभी राजधानियां इसी यमुना नदी के किनारे ज्यादातर बसी हुई हैं, जिसमें दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी ये महत्वपूर्ण राजधानियां हैं जो कि यमुना नदी के किनारे पर ही बसी हुई हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश में, देखिए अगर हम पढ़ें रामगंगा, तो रामगंगा बिजनौर नामक जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। दूसरे शब्दों में कहें गंगा नदी, तो गंगा नदी भी बिजनौर नामक जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर पूछें कि यमुना नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में बसा हुआ जिला है। तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी सहारनपुर नामक जिले से प्रवेश करती है। देखिए ये है गंगा नदी, यहां से निकलती है अलकनंदा, ये निकलती है भागीरथी। हमने पिछली क्लासेस में गंगा नदी के बारे में देखा था। देखिए ये है अलकनंदा, ये है भागीरथी। दोनों नदी जब मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तब ये गंगा नदी बनती है और ये गंगा नदी चली जाती है अपनी
अब यमुना नदी, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहां से निकलती है, ये दिल्ली को पार करती हुई मथुरा, आगरा, इटावा में चंबल नदी मिल जाती है, आगे जाती है हमीरपुर में मिल जाती है बेतवा, फिर बांदा में मिल जाती है केन, और अपने जल को प्रयागराज में गंगा में समा देती है। तो अभी हमने यमुना नदी के बारे में, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, उसको देखा। अब हम गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी, जो कि उप सहायक नदी है, क्योंकि यह सहायक नदी है यमुना की, तो ये डायरेक्टली यमुना की सहायक नदी है, लेकिन बाद में ये गंगा की सहायक नदी ही बनती है। चंबल नदी एक प्रसिद्ध नदी है। मालवा के पठार में एकमात्र सबसे अच्छी, सबसे प्रमुख जो नदी है वो है चंबल नदी। देखिए, चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक पहाड़ी पाई जाती है, जनापाऊ पर्वत। जनापाऊ पर्वत से यह निकलती है। तो ये चंबल नदी जनापाऊ पर्वत से निकलती है, जो कि इंदौर जिले में स्थित है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों में सिप्रा नदी, सिंध नदी, काली सिंध, कुनू, बनास और कुंवारी, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि चंबल की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन के लिए अगर कोई नदी प्रसिद्ध है तो वो चंबल नदी है। देखिए, मृदा अपरदन की बात करें तो देखिए, पुरानी फिल्मों में हमने जो डाकुओं की जो फिल्म होती थी उसमें हमने इसी तरह के सीन देखे होंगे। देखिए, ये है, देखिए ये चंबल का एरिया है, ये चंबल का एरिया है, पूरा चंबल इसी तरह बसा हुआ है। ये बड़े बड़े जो नदियां होती थी वो ऊपर की परत को अपरदित कर दिया है, और ये लंबे लंबे 100 मीटर, 150 मीटर ऊंचे मिट्टी के टीले बने हुए हैं। इसी प्रकार से ये पूरा एक बीहड़ बनाती है। ना तो यहाँ खेती होती है, ना यहाँ रहने लायक जगह होती है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यह मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा मृदा अपरदन? नालीदार मृदा अपरदन, नालीदार अपरदन। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी, उस अपरदन मैदान को बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी के द्वारा बना हुआ यह जो बीहड़ है, जो अपरदन एरिया है, उसको हम बीहड़ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्हीं बीहड़ों में बागी रहा करते थे, पहले बागी रहा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। अगर भारत की एकमात्र नदी में कहीं घड़ियाल पाए जाते हैं तो वो है चंबल नदी। ये मगरमच्छ की तरह होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि चंबल नदी में किस प्रकार का अभ्यारण्य है, किस प्रकार की जीवों की सुरक्षा की जाती है, तो वो है घड़ियाल। देखिए, इसीलिए चंबल नदी में इन घड़ियालों को सुरक्षा के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के माध्यम से घड़ियालों की सुरक्षा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मालवा के पठार में बहने वाली नदी चंबल नदी है। हमने पहले बताया था कि चंबल नदी मालवा के पठार में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह वहां की जीवनदायी नदी भी कह सकते हैं हम कि वहां की जीवनदायी नदी है। वैसे तो चंबल की इस घाटी में ज्यादा कोई नहीं रहता है, लेकिन वहां पर जानवर रहते हैं, तो जानवर को भी पानी लगेगा, तो वहां की वह जीवनदायी एक नदी है। देखिए, चंबल नदी पर 3 महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं, जिसमें से गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर जिले में है। मंदसौर जिला अगर हम देखें तो एमपी का अगर मैप बनाए तो मंदसौर जिला ऐसे है, ये राजस्थान है, तो यहां पर है नीमच और यहां पर है मंदसौर। तो मंदसौर जिले पर एक बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। देखिए, ये है गांधी सागर। तो गांधी सागर एक बांध है जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसे ही हम मध्य प्रदेश की सीमा को पार करेंगे, हम आ जाएंगे राजस्थान की सीमा में। तो राजस्थान
में भी एक बांध बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर स्थित है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं एक और महत्वपूर्ण जवाहर बांध। देखिए जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध भी बनाया गया किस नदी पर? चंबल नदी पर बनाया गया। कहां बना हुआ? ये कोटा में बना हुआ है। राजस्थान का एक शहर है कोटा, कोटा के पास ही जवाहर सागर बांध बनाया गया है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बीहड़ है और ये घड़ियाल है, और देखिए ये इंदौर जिला है। इंदौर जिला में ये यहां से नदी निकलती है और कई महत्वपूर्ण शहरों से गुजरती, मंदसौर और ये नीमच, और ये राजस्थान में चली जाती है, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई अपने जल को इटावा में यमुना नदी में गिरा देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिप्रा नदी। देखिए सिप्रा नदी एक प्रमुख सहायक नदी है चंबल नदी की, और चंबल नदी प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी की, और यमुना नदी अपने जल को गंगा में गिरा देती है। तो सिप्रा नदी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो चलिए शुरू करते हैं सिप्रा नदी। जैसा कि पिछली जो नदी हमने पढ़ी थी चंबल नदी, तो चंबल नदी का भी उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जिले इंदौर से हुआ है। उसी प्रकार सिप्रा नदी का भी जो उद्गम स्थान है वो भी इंदौर जिले से हुआ है। तो सिप्रा नदी का जो उद्गम स्थान है वो इंदौर जिले के विंध्याचल पर्वत के ककरी बरड़ी एक नामक स्थान है, वहां से हुआ है। तो सिप्रा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है काकरी बरड़ी नामक स्थान से हुआ है, जो कि इंदौर जिले में स्थित है। उज्जैन की जीवन धारा सिप्रा नदी को कहते हैं। उज्जैन में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि एमपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर, यह महाकालेश्वर मंदिर है, यह महाकालेश्वर मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है उज्जैन, तो उज्जैन में पाया जाता है महाकालेश्वर मंदिर, और उज्जैन जो शहर है वह बसा हुआ है सिप्रा नदी के किनारे। तो सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन शहर, इसीलिए उज्जैन की जीवन धारा कहते हैं सिप्रा नदी को। नेक्स्ट देखते हैं, कुंभ का मेला भी सिप्रा नदी के तट पर ही लगता है। भारत में 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं हर 12 साल में। तो उन 4 जगहों में एक जगह है उज्जैन, जहां पर हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। तो वह क्वेश्चन आ सकता है आपके कि कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन में आपके 3 दे दिए हैं और एक गलत है। मान लीजिए गंगा नदी दे दिया है, गोदावरी दे दिया है, सिप्रा दे दिया है और नर्मदा नदी दे दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी तो सही है, हरिद्वार में लगता है। गोदावरी सही है, नासिक में लगता है। सिप्रा सही है क्योंकि उज्जैन में लगता है। अब नर्मदा नदी जो है वह कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर लगता हो कुंभ का मेला। तो आपको पता होना चाहिए कि सिप्रा नदी के तट पर लगता है कुंभ का मेला, जो कि हर 12 साल बाद लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिप्रा नदी चंबल में मंदसौर जिले में मिल जाती है। देखिए जैसे ही चंबल नदी जाती है और सिप्रा नदी उसके पैरेलल चलती है, और जब मंदसौर जिला आता है, नीमच के नीचे है, थोड़ा सा नीमच के नीचे है मंदसौर जिला, और मंदसौर जिला नीमच के बाद आ जाता है राजस्थान। तो राजस्थान के पहले ही मंदसौर जिले में यह सिप्रा नदी अपने जल को चंबल नदी में गिरा देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यह है महाकालेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। देखिए बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत के रायसेन जिले से निकलती है। रायसेन जिला एक प्रमुख जिला है। जैसे ही रायसेन जिला आता है, देखिए रायसेन जिला मान लीजिए ये है, तो रायसेन जिला के नीचे एक जिला पाया जाता है होशंगाबाद जिला, पाया जाता है होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिले में ही है पचमढ़ी, और होशंगाबाद जिले के दक्षिण में पाया जाता है कि बैतूल जिला। बैतूल जिला से ही निकलती है तापी नदी, बैतूल जिले से ही निकलती है तापी नदी। और बैतूल जिले के
पूरब में एक जिला स्थित है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में जिला है। तो आपको इस तरह से अगर याद करेंगे तो आपको शायद कभी नहीं भूलेगा। अगर आप कोई ट्रिक के करेंगे रायसेन बेतवा कुछ, मतलब इससे अच्छा है कि आप मैप के माध्यम से पढ़िए। तो आपको पता होना चाहिए कि रायसेन जिले के दक्षिण में है पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में है। उसके दक्षिण में है बैतूल जिला, जहां से तापी नदी निकली हुई है। उसके पूरब में एक जिला है छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो रायसेन जिले से निकली है बेतवा नदी। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। जैसे कि हमने पहले बताया था, यमुना नदी में एक सहायक नदी मिलती है बेतवा नदी हमीरपुर जिले में, जो कि बालू खनन के लिए पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध जिला है। देखिए इसकी जो सहायक नदी है वो है धसान और बीना, दो प्रमुख सहायक नदी है बेतवा की, धसान और बीना। बेतवा नदी के किनारे सांची की स्पूत, देखिए ये सांची के स्पूत हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्पूत है सांची की स्पूत। यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है पूरे मध्य प्रदेश का। ओरछा के किले भी स्थित हैं किस नदी किनारे? बेतवा नदी के किनारे। माता टीला बांध और राजघाट बांध इसी नदी पर बने हुए बांध है। माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए बेतवा नदी पर बना हुआ है माता टीला बांध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी मुख्य रूप से है रायसेन जिले पे, है ना, ये रायसेन जिला है, ये जाती है और यहां पर हमीरपुर अपने जल को यमुना नदी में समा देती है। चलिए यह पूरा एरिया जो है ये गंगा का एरिया है। ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां बनती हैं, ये पूरा एरिया। इसलिए भारत का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जनसंख्या के रूप से, हर एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है, सबसे महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केन नदी, इसको कहते हैं कर्णावती नदी। देखिए केन नदी मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत के कैमूर पर्वतों से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कैमूर पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, यह कटनी जिले से निकलती है। अब कटनी जिला कहां पे? कटनी जिला मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख जिला जबलपुर के उत्तर में है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर में जिला पाया जाता है कटनी। इसी कटनी जिले से निकलती है केन नदी। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा में चिल्ला, उत्तर प्रदेश में स्थित बांदा जिला में एक छोटी सी जगह है चिल्ला। चिल्ला नामक स्थान पर केन नदी अपने जल को यमुना नदी में गिरा देती है। नेक्स्ट देखते हैं, केन नदी में सजर पत्थर, सजर ये जो पत्थर है ये सजर है। हम लोग लॉकेट वॉकेट बनाते हैं और जो चाबियों के गुच्छे होते हैं ये उसी में यूज करते हैं लोग, खरीदते हैं इसको। तो ये जो पत्थर है यह पत्थर सजर पत्थर है, जो कि किस नदियों में पाए जाते हैं? ये केन नदी में पाए जाते हैं। केन नदी में सजर प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस नदी पर पांडव जलप्रपात बना हुआ है। पांडव जलप्रपात मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बना हुआ है। देखिए इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह उर्मिल व सुनार सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है उर्मिल नदी और सुनार नदी। चलिए एक और प्रमुख सहायक नदी बनास नदी। बनास नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है। देखिए यह राजस्थान की प्रमुख नदी है, यह है बनास नदी, यह है बनास नदी। देखिए ये बनास नदी है, ये बनास नदी आती है और ये अपने जल को चंबल में गिरा देती है और चंबल नदी फिर आगे ऊपर जाकर के अपने जल को यमुना नदी में गिरा देती है। तो यह बनास नदी जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान एरिया में बहती है, पूर्णतः राजस्थान बहती है। देखिए बनास नदी का उद्गम अरावली पर्वत के कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से हुआ है। तो बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वो अरावली पर्वत श्रेणी के खमनौर पहाड़ियों से हुआ है। बनास नदी चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। बनास का मतलब होता है वन की आशा,
वन की आशा। और ये चंबल जो नदी है, यह जब मिलती है बनास नदी चंबल नदी में, तो यह राजस्थान में मिलती है, और बनास नदी राजस्थान में ही शुरू होती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। जैसे कि चंबल जो नदी है वह मध्य प्रदेश में जाती है, फिर राजस्थान में जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में। 3 महत्वपूर्ण प्रदेशों में बहती है चंबल नदी, मगर बनास जो नदी है वो केवल और केवल राजस्थान प्रदेश में बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की। वैसे भी राजस्थान में बहुत ही कम नदियां हैं जो कि सही ढंग से बह पाती हैं। चलिए, गोमती नदी। गोमती नदी, इसकी एक प्रमुख विशेषता है, गंगा की सभी सहायक नदियों में से यह एक प्रमुख सहायक नदी है। देखिए क्यों है वो देखते हैं। गोमती नदी पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकली हुई है। कौन सी झील से? फुलहर नामक झील से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है वह धरातल से हुआ है। गोमती नदी धरातल से निकलती है। यही इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि गंगा की एकमात्र गोमती नदी है जिसका उद्गम स्थान ना तो पर्वत से है, ना ही पठार से है, ना ही किसी पहाड़ी से है। यह एक समतल धरातल एरिया क्षेत्र से निकलती है। गंगा की एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थान धरातल से है। नेक्स्ट देखते हैं। गोमती नदी अपने जल को गाजीपुर बनारस के बीचों बीच एक ब्रिज बना है, उस ब्रिज से निकल करके गंगा में अपने जल को गिरा देती है। तो कहाँ मिलती है? गाजीपुर और बनारस के जहां मेल होता है, जहां इसकी बॉर्डर है, वहीं पर अपने जल को गंगा में गिरा देती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, जौनपुर हो, और भी कई महत्वपूर्ण बड़े बड़े शहर हैं जो कि इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। वैसे भी कोई भी बड़ा शहर हो वह किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे बसा होता है। देखिए यह है गोमती नदी, यह है पीलीभीत, यहां से निकलती है। देखिए थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको। यह है गोमती नदी। गोमती नदी ये निकलती है, यहां पर है लखनऊ, जौनपुर होते हुए ये अपने जल को इलाहाबाद के आगे बनारस और गाजीपुर की बॉर्डर पर अपने जल को गंगा में गिरा देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शारदा नदी, जिसको हम कहते हैं काली नदी। शारदा नदी का उद्गम स्थान नेक्स्ट देखते हैं। शारदा नदी, घाघरा नदी सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी की सीमा पर। वैसे भी ये जो नदी है, देखिए ये जो शारदा नदी है, देखिए ये जो शारदा नदी है ये है काली नदी। देखिए ये नदी चली आती है और ये है करनाली घाघरा नदी। ये अपने जल को गंगा नदी के मिलने से पहले ही अपने जल को घाघरा नदी में मिला देती है। तो शारदा नदी और काली नदी सहायक नदी है घाघरा नदी की, और ये इनडायरेक्टली सहायक नदी है गंगा नदी की। तो ये अपने जल को 3 जिलों के बॉर्डर पर अपने जल को काली नदी अपने जल को घाघरा नदी में मिला देती है। देखिए शारदा नदी, घाघरा नदी सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी की सीमा पर दोनों नदी मिल जाती हैं। इसका नाम घाघरा पड़ता है। यहां से ही शारदा नदी का नाम समाप्त हो जाता है, यहां से घाघरा नदी का नाम चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। यह छपरा नामक स्थान पर यह बिहार में पहुंचती है। जब घाघरा नदी शारदा नदी के जल को ले जाकर के छपरा में पहुंचती है तो अपने जल को गंगा नदी में समा देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी की सबसे लंबी नहीं लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी। हम बार बार कहते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदियों में अंतर है। सबसे लंबी सहायक नदी का मतलब है जो कि एक लंबी दूरी तय करती है, एक लंबी दूरी तय करती है। और दूसरी है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का जो घनत्व ज्यादा लाती है, ज्यादा पानी लाती है, वो है दूसरी नदी। तो देखिए
घाघरा नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। देखिए, घाघरा नदी का उद्गम स्थान मापचा चुंग या भारचा चुंग हिमनद से हुआ है, जो कि मानसरोवर झील के समीप स्थित है। मानसरोवर झील, देखिए यहां पर पाई जाती है मानसरोवर झील, यहां पर पाई जाती है मानसरोवर झील। यहीं से निकलती है एक नदी सिंधु, एक नदी सतलुज, ब्रह्मपुत्र। इसी के दक्षिण में से निकलती है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में माना जाता है। कहां माना जाता है? तिब्बत में। देखिए, मानसरोवर के समीप से निकलती है। देखिए, शारदा नदी से मिलकर या घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। जैसे कि हमने पहले बताया है कि शारदा नदी अपने जल को घाघरा नदी में समा देती है, वही आगे चलकर छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की सबसे, ये समझने वाली चीज है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी 21% अपने जल को गिराती है। मतलब गंगा के पूरे जल का 21% केवल एक नदी गिराती है, घाघरा नदी, जिसकी सहायक नदी शारदा नदी भी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर नॉट अ डिस्टेंस ऑफ रिवर, रिवर की डिस्टेंस के हिसाब से नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अपने जल को छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की सीमा, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा जो होती है वो लगभग इसी से बनती है। तो देखिए, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कुछ समय तक इसी नदी के द्वारा होता है। जैसे कि हमने पहले बताया था, एक देश से दूसरे देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक जिले से दूसरे जिले, यहाँ तक कि एक गांव से दूसरे गांव की जो सीमा का निर्धारण होता है, वो पर्वत कोई होगा छोटा सा, कोई पठार होगा, या फिर कोई नदी होगी, या फिर कोई झरना होगा, उसके माध्यम से होता है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। अयोध्या भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। अयोध्या, अयोध्या जो है वह घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि घाघरा नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, या फिर अयोध्या किस नदी तट पर बसा हुआ है, घाघरा, शारदा, गंगा, सतलुज। तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए कि जो अयोध्या शहर है वह घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राप्ती नदी घाघरा की एक सहायक नदी है, जिसके किनारे पर गोरखपुर शहर बसा हुआ है। गोरखपुर, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वह किसी न किसी नदी तट पर बसे हुए होते हैं। तो गोरखपुर जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वह बसा हुआ है राप्ती नदी पर। और राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? वो है घाघरा की सहायक नदी। तो घाघरा की सहायक नदी राप्ती पर बसा हुआ है गोरखपुर शहर, जहां के वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये इसी जिले से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोन नदी, सोन नदी, देखिए सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वह अमरकंटक, अमरकंटक जो पहाड़ी है, चोटी है मध्य प्रदेश की, अमरकंटक चोटी से मुख्य रूप से कई नदियां निकलती हैं। पहले यहां से निकलती है एक सोन नदी, यहां नर्मदा, महानदी, वैनगंगा, कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो कि निकलती हैं इस अमरकंटक चोटी से, और कई महत्वपूर्ण नदियां हैं। देखिए, सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से से निकलती है और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसमें पाई जाने वाली, देखिए इसको सोन नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नदी में कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं जो कि सुनहरे होते हैं, इसलिए इसका जो नाम है वो है सोन नदी पड़ा है। इसका जो पानी है वो थोड़ा सोने की तरह चमकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जो सहायक नदी है वो उत्तर कोयल, जोहिला, कनहर, इसके अलावा रेहंद जो कि बांध बना हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सोन नदी की। तो दोस्तों आज हमने गंगा नदी व गंगा नदी के अलावा गंगा की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखा है। आने वाली क्लास में हम लोग जितनी भी और सहायक नदी हैं, जिसमें से महानंदा नदी और भी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उनको आगे हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।